और एसपी नेता आजम खान एंड फैमिली को 7 साल की सजा के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में रामपुर कोर्ट में आजम परिवार के 3 सदस्यों को पिछले साल 18 अक्टूबर को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम फैमिली के इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया था और आज उस पर फैसला आना है। आज आजम फैमिली पर फैसला आएगा, 7 साल की सजा बरकरार रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो 14 मई को हाईकोर्ट ने ये पूरा मामला सामने आया था जब जजमेंट सुनाया गया था। हम आपको बता दें ये पूरा मामला है क्या। ये पूरा मामला अब्दुल्ला आजम 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले से जुड़ा हुआ है। रामपुर कोर्ट में आजम परिवार के 3 सदस्यों को पिछले साल 18 अक्टूबर को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद आजम फैमिली ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया था। आज वही जजमेंट वाला है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कितने बजे तक ये फैसला आ जाएगा और कितना अहम आजम परिवार का फैसला? देखिए, ये फैसला लंच तक आ सकता है। सपा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्पेशल कोर्ट सजा सुनाई है 7 साल की। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है और इस मामले में शिकायत वहां पर की गई थी। बीजेपी के विधायक इस समय है मौजूदा समय में आकाश सक्सेना की ओर से, और इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी और इस सजा को 7 साल की सजा को चुनौती दी गई थी। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की ओर से इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चली थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसमें फैसला सुरक्षित कर लिया था और इसमें फैसला सुरक्षित 14 मई को किया गया था और आज जजमेंट डिलीवर होना है। अब देखना यह है कि इस मामले में आजम खान को राहत मिलती है या फिर से एक बार उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। जी ठीक, सर्वेश, इस खबर पर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी, आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अंबेडकर नगर में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह और राकेश पांडे दोनों बीजेपी की जनसभा में शामिल हुए। अभय सिंह गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जबकि जलालपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रितेश पांडे के पिता हैं। अभय सिंह भगवा गमछा लेकर जनसभा में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, लेकिन अभय सिंह ने मंच साझा नहीं किया। एसपी विधायक अभय सिंह और राकेश पांडे पार्टी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में शामिल थे। और लोकसभा चुनाव में कल छठे चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। आज सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होगी। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदाता 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोई, फूलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। छठवें चरण के मतदान में दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 7 सीटों समेत भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 25 मई को 58 सीटों पर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर का टेस्ट होना है। यूपी और बिहार में बाहुबलियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार और दिल्ली में मोदी फैक्टर विपक्षी गठबंधन की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। छठवें चरण का पूरा गणित हम आपको बताने वाले हैं। छठवें चरण में बिहार की 8 सीट, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर 1, दिल्ली की 7, ओडिशा में 6, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8 और झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें होने का गौरव दिल्ली के पास है और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी की सीधी लड़ाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे दिलचस्प लड़ाई कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर लड़ी जा रही है।
नई दिल्ली की सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के बीच लड़ाई है। दिल्ली साल 2014 से बीजेपी का सबसे बड़ा बना हुआ है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सहानुभूति लेने की कोशिश में है। वहीं मतदान के ठीक पहले आया स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस भी महिला वोटरों के लिहाज में मतदान पर। अगर 2024 के छठवें चरण की 58 सीटों पर 2019 के आंकड़ों को देखें तो यूपी की 14 सीटों में से बीजेपी ने 9, बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अगर बिहार की बात करें तो छठे चरण की 8 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 3 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती थी, यानी सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा था। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को ही विजय मिली थी। वेस्ट बंगाल में जिन 8 सीटों पर इस बार मतदान होना है वहां पर बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीट जीती थी। झारखंड 4 सीटों पर मतदान होना है, यहाँ पर बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान है, बीजेपी ने पिछले साल यहाँ 2 और बीजेडी यहाँ पर 4 सीटें जीती थी। छठवें चरण में 3 मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला होना है। लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदम्बिका पाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वो अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव, निरुहा की सीट पर सबकी नजरें यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। यूपी में राजा भैया के प्रभाव क्षेत्र वाली 4 सीटें, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और प्रयागराज में भी मतदान होना है।